नमस्कार भैयाओं। आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 केंद्र सरकार, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अंक 7 का अध्याय है। चलिए आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अध्याय 7 में पढ़ा है, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन है। लोकतंत्र, जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने अपनी परिभाषा में कहा है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र शासन कहलाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व आज भी कई देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन होता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था अर्थात उस पूरी व्यवस्था को चलाने का कार्य वहाँ के राजाओं के द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल के द्वारा अनुसार किया जाता है। लेकिन हमारे देश में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पर हम कहें तो एक लिखित संविधान है। वह संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन उसको बनने में लगे। चलिए, केंद्र सरकार को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरकार। सरकार का अर्थ, सरकार क्या है, सरकार क्यों काम करती है और सरकार का दायित्व क्या होता है। सबसे पहले राज्य। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की संज्ञा किसी देश, राष्ट्र से ली गई है। राज्य अर्थात राष्ट्र लोगों से मिलकर बना है और लोग भावनात्मक अवधारणाएं हैं। यानी राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त यानी जिसका एक मूर्ति रूप ना हो और अदृश्य संस्था होती है, उसको एक मूर्ति यानी मूर्त रूप देने का कार्य सरकार करती है। सरकार ही राज्य की सामूहिक इच्छाओं का निर्धारण करती है। सरकार लोगों की अभिव्यक्तियों को, उसको उनके द्वारा बनाए गए नियमों को, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करवाने का कार्य करती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हम एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। राज्य एक निश्चित भूभाग के दायरे में होता है, अर्थात सरकार वहाँ के लोगों की सेवा करना, कानूनों का निर्माण करना, उसका निष्पादन कराना तथा उचित रूप से पालन नहीं करने वाले को दंडित करना, ये समस्त कार्य सरकार के होते हैं। सरकार के बारे में और अधिक जानने के लिए हम बड़ी कक्षाओं में और उच्च स्तर का अध्ययन कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बहुत से राजनीतिज्ञों ने सरकार के बारे में कुछ परिभाषा प्रकाशित की है। ऐसी एक परिभाषा गार्नर लिखते हैं कि सरकार एक प्रकार का अभिकरण है, अर्थात सरकार एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, निर्माण किया जाता है और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार एक संपूर्ण राज्य को चलाने की एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। चलिए, सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है, सरकार कैसे चलती है, सरकार अपने कार्यों, अपने नीति निर्देशक तत्वों, अपने अनुपालनाओं, अपने आदेशों की अनुपालना किस प्रकार करवाती है। तो सरकार को चलाने के 3 प्रकार होते हैं। 3 व्यवस्थाएं सरकार को चलाने की होती है। सबसे पहले होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। जैसा कि हमें केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करना है तो हम सबसे पहले चलते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग होता है। भारतीय संसद, व्यवस्थापिका का नाम आते ही हमें संसद क्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यवस्थापिका व्यवस्था करने का काम करती है। कार्यपालिका उस व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नीति निर्देशक तत्वों, कानूनों को क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं और न्यायपालिका उन दोनों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। यानी अगर कोई नियम, कोई नीति निर्देशक तत्व, कोई कानून, कोई विधेयक जनता के हित में नहीं है तो हम न्यायालय के माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अर्थात कहा जाता है कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका प्रथम अंग है, लेकिन व्यवस्थापिका के भी 2 रूप होते हैं। सबसे पहली होती है संघीय व्यवस्थापिका, जिसको आज हम पढ़ेंगे। दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका अर्थात केंद्र सरकार, राज्य व्यवस्थापिका अर्थात राज्य सरकार। संघीय व्यवस्थापिका,
संघीय व्यवस्थापिका का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका का संचालन करने, उसको चलाने का काम संसद, भारतीय संसद दिल्ली में है। संसद हमारे संविधान, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, संविधान बहुत बड़ा लिखित संविधान है। उसके अनुच्छेद 79 में ये व्यवस्था दी गई है, भारतीय संसदात्मक व्यवस्था। भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण किया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान होता है, उसके बाद आती है लोकसभा और तीसरी आती है राज्यसभा। आज हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा की रचना और उसका संगठन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोकसभा अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चयनित करते हैं, उनको जब हम अपनी संसद में भेजते हैं तो वहाँ लोकसभा का निर्माण किया जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, परंतु इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं उनकी संख्या। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा की संख्या निर्धारित 500 की गई है। 500, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि भी की गई है। गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 जो हुआ, उसमें ये निश्चित किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 की जाएगी। 552 अर्थात 530 संख्या जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, 20 केंद्र शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधि होंगे और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, यानी आंग्ल भाषीय भारतीय, एंग्लो इंडियन। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इस चुनाव में वह व्यक्ति भाग ले सकता है जो 18 वर्ष की आयु संपूर्ण कर चुका हो। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों चुनाव के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दोनों चुनाव मतदान प्रक्रिया में अपना सहयोग कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष की आयु व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत एकल संसदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर आता है संसद के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो भारत का नागरिक है। दूसरी योग्यता, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या 25 वर्ष से अधिक आयु हो। तीसरी योग्यता, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभकारी पद धारण किया हुआ नहीं हो, अर्थात सरकारी क्षेत्र में कार्यरत ना हो। चौथा, वह किसी न्यायालय द्वारा ना तो पागल ठहराया हो और ना ही दिवालिया, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई न्यायिक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो। फिर आता है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल चूंकि 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर अगर किसी की सरकार बनी है और सरकार के अंतर्गत उस सरकार के प्रधानमंत्री को लगता है कि यह सरकार सही रूप से कार्यरत नहीं कर पा रहा है, तो वह राष्ट्रपति से परामर्श लेकर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक भारतीय में 9 बार किया जा चुका है। जैसा कि हमने कार्यकाल 5 वर्ष, उसी प्रकार आगे चलते हैं लोकसभा के अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन चूंकि राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और उनके द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में केवल एक नियम है कि लोकसभा की बैठकें 6 माह में अधिक अंतर में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है लोकसभा के पदाधिकारी, यानी लोकसभा में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब संसद में लोकसभा के सदन में जाते हैं तो उनमें से भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें सबसे पहला पद होता है अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष।
संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से, यानी लोकसभा के जितने सदस्य हैं 552, उन 552 सदस्यों में से ही मत प्रणाली के द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा में तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से यह आशय का प्रस्ताव हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकता है, परंतु इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों को प्राप्त करते हैं और उनके अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। फिर आता है अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपने आप में बहुत अधिक अधिकारों को प्राप्त होता है, चूंकि ब्रिटिश लोक सदन के अनुसार ही भारतीय लोक सदन में अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। पहला, अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रत्येक की बात को सुन सके, अनुशासन बन सके और हर प्रश्नकाल में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वहाँ के उस दायित्व के मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा संसद में रखा जा सके, यानी इस प्रकार के अनुशासनात्मक व्यवस्था को बनाए रखने का काम अध्यक्ष का होता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम, जो भी लोकसभा का सत्र बुलाना, सत्र को प्रारंभ करना, सत्र का संचालन करना, ये समस्त कार्रवाई अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श के विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है, यानी कौन सा नेता किस प्रकार कितने समय तक बोलेगा, किस बात को लेकर, किस प्रश्न को लेकर वह प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे निश्चित करने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। अगर किसी भी राजनेता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, तो उसे लोकसभा के सदन से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये अध्यक्ष के पास अधिकार है। तीसरा, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियां के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और अन्य लोकसभा के अंदर जो छोटी छोटी समितियां बनी रहती है, उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। इन समितियों द्वारा उनके निर्देशन, और वो छोटी छोटी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में ही अपना कार्य करते हैं। अध्यक्ष का ये निर्णय करता है कि कौन सा विधेय धन विधेय है या नहीं। चूंकि धन विधेय मात्र लोकसभा में ही पारित किया जाता है, यह तय करना लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है कि वह विधेय धन विधेय है या अन्य विधेय है। लोकसभा अध्यक्ष का पांचवा कार्य, वह संसद और राष्ट्रपति के बीच में एक पत्र व्यवहार का कार्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। संसदीय कार्रवाई की संपूर्ण सूचना राष्ट्रपति तक मुहैया प्राप्त करवाने के लिए उनको तक पहुंचाने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये तो थी लोकसभा की बात। अब हम आगे चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा दूसरा सदन है जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। यह लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका महत्व और उपयोग कुछ कम नहीं है। पहला, लोकसभा के सदस्यों की तरह राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित होती है, उनकी भी एक निर्वाचन पद्धति होती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, यानी 250, परंतु वर्तमान समय में ये संख्या 245 ही है। जिस प्रकार लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए थे, उसी प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारतवर्ष में, अपने देश में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमंडलों को द्वारा 223 सदस्य निर्वाचित होते हैं और शेष सदस्य, यानी अभी वर्तमान संख्या 245 है, तो 223 तो विधानमंडलों द्वारा सदस्य मनोनीत हुए और 12 सदस्यों का निर्वाचन मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड में आने लायक 1 नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा
चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? 12। दूसरा एक प्रश्न बनता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है सदस्यों की योग्यता। वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों की होती है, राज्यसभा के सदस्यों की भी वही हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी न्यायालय में उसके द्वारा उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, या भारतीय सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के किसी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो। परंतु एक अंतर इसमें जरूर पाया जाता है, लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा 25 वर्ष है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सदस्यों का कार्यकाल। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अर्थात यह एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। चौथा, राज्यसभा के पदाधिकारी। जैसा कि लोकसभा के पदाधिकारी को नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसी तरह राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। चूंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा के प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, अध्यक्ष का चयन किया जाता है, परंतु राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति ही वहां के पदेन सभापति होते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु उनके सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। यानी अब रही बात दूसरी उपसभापति की, तो उपसभापति का चयन राज्यसभा के प्रतिनिधियों द्वारा ही होता है और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। फिर आता है संसद के कार्य और शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को बहुत से कार्य और उनको अधिकतर शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो सबसे पहली शक्ति है विधायिकी शक्ति। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्र हितों में कानूनों का निर्माण करना है, अर्थात विधायिकी का अर्थ होता है कानून का निर्माण करना। संसद में संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखनीय विषयों पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। अब चूंकि हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, संघीय सूची और समवर्ती सूची क्या है? संघीय सूची अर्थात कुछ विभाग केंद्र को ही प्रदान किए जाते हैं, जिनका अधिकार केवल केंद्र के पास होता है, जैसे विदेशी मामले, सुरक्षा संबंधित मामले और भी ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस प्रकार के संबंध, इस प्रकार के कार्यों को केवल संघीय सूची में रखा जाता है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिसमें राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान होते हैं, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास कुछ विशेष अधिकारों को दिया जाता है। कानून निर्माण का कार्य विधायिकी शक्ति यह भारतीय संसद के पास होती है। यद्यपि समवर्ती सूचियों के विषयों में संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। समवर्ती यानी जिसमें राज्य के पास भी अधिकार हैं और केंद्र के पास भी अधिकार है, किंतु इन दोनों में निर्मित कानूनों में परस्पर विरोध होने की स्थिति में अगर लगता है कि राज्य ने उसके विपरीत, केंद्र के विपरीत इस प्रकार के समवर्ती सूची के विषयों के कानूनों को निर्माण किया है, तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य किया जाएगा। संसद द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता। दूसरा बिंदु आता है संविधान में संशोधन संबंधित शक्ति। पहली शक्ति थी विधायिकी शक्ति, यानी वो कानूनों का निर्माण कर सकती। दूसरी है हमारे द्वारा, हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा लिखित संविधान है, उस संविधान में समय के अनुसार अगर किसी प्रकार से वहाँ की तत्कालीन सरकार को लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, तो वो संशोधन की शक्ति भी हमारे संसद के पास नियुक्त है। संविधान में संशोधन के लिए ये हमारे पास, ये संसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके लिए वह किसी संविधान में अगर संशोधन करना है तो केवल भारतीय संसद कर सकती है, विधानमंडल या राज्य विधानमंडल
के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। संविधान में ही केवल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसमें संविधान के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों में विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अगर लगता है कि राज्य के विधानमंडलों की भी सलाह ली जानी चाहिए या उनके भी प्रतिनिधित्व को अवसर दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के नियमानुसार संसद इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सकती है। तीसरी आती है वित्तीय शक्ति। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजती है और राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उनका भी चुनाव एकल सहकर्मणी पद्धति द्वारा किया जाता है, अर्थात दोनों ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार कर सके। यानी आप लोगों को जानकारी में होगा कि प्रतिवर्ष भारतीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, यानी बजट का अर्थ होता है राष्ट्र का आय व्यय का पूरा लेखा जोखा, और एक वित्त वर्ष में ये तय किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है वित्त वर्ष का मतलब होता है 31 मार्च से लगाकर 1 अप्रैल तक का समय, यानी एक वर्ष की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है। उस समय तक संपूर्ण आय व्यय से संबंधित कोई कार्य जो किए जाते हैं उसका लेखा जोखा भारतीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब तक संसद यानी लोकसभा ने स्वीकार कर लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। संपूर्ण धन विधेय लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। हाँ, लोकसभा अपने सुझाव के लिए राज्यसभा से सुझाव ले सकती है और राज्यसभा लोकसभा के अच्छे कार्यों को संचालन के लिए लोकसभा को सुझाव दे सकती है, परंतु लोकसभा का ये निर्णय अंतिम निर्णय तय किया जाता है कि वह राज्यसभा के प्रस्तावों को माने या ना माने। फिर आती है चौथी कार्यपालिका संबंधित शक्ति। चौथी है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद यानी जो सरकार का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उस मंत्रिमंडल में सदस्य, उस मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद यानी संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। पांचवा विविध शक्तियां का मतलब और बहुत सी शक्तियां हैं जो लोकसभा और राज्यसभा को मिली हुई है। लोकसभा, जैसा कि लोकसभा अपने आप में एक शक्तिशाली सदन होता है, परंतु राज्यसभा को भी कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त होती है जिसका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करता है। ये शक्तियां कौन सी है, पढ़ते हैं। पहला, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में अपनी संपूर्ण सहभागिता निभाई जाती है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भागीदारी निभाते हैं, यानी एकल सहकर्मणीय पद्धति में लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए प्रतिनिधियों का मत का आकलन एक समान होता है। तीसरा, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। यानी मान लीजिए किसी के ऊपर महाभियोग लगाकर उसे हटाना है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के आधार पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। उसके बाद आता है चौथा बिंदु, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पांचवा,
1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना है तो इस प्रकार का प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा में और राज्यसभा के प्रस्ताव का लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। यानी दोनों इसमें अपनी अपनी राय, अपने अपने मत और अपने अपने चुनावों के द्वारा निर्णय किया जाता है। चूंकि राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए उसको 2 विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, अनुच्छेद 239 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, राज्य सूची यानी राज्य सरकारों की विशेष जो जिनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय अगर घोषित करना है तो यह अधिकार संसद में केवल राज्यसभा के पास होता है। दूसरा अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। अर्थात ये 2 विशेष अधिकार राज्यसभा के पास होते हैं। अर्थात आज हमने केंद्र सरकार की प्रथम व्यवस्था अर्थात व्यवस्थापिका का अध्ययन किया। व्यवस्थापिका में एक बार हम अगर पुनः दोहराएं तो व्यवस्थापिका में हम सबसे पहले चलते हैं केंद्र सरकार। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका पहला अंग होता है, इसको 2 भागों में, संघीय और दूसरा है राज्य सूची। संघीय सूची के अंतर्गत हम लें तो संसद को 3 प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, उसके सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों की संख्या 500, फिर 500 से बढ़कर 552 कर दी गई, जिसमें 530 राज्यों के द्वारा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और 2 सदस्य आंग्ल भाषीय भारतीय। फिर उसके सदस्यों की योग्यताएं, 25 वर्ष आयु, भारतीय नागरिक और अन्य योग्यताओं के साथ। फिर आता है लोकसभा के अध्यक्ष की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने राज्यसभा में आयु सीमा 30 वर्ष, उसके प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। फिर हमने राज्यसभा और लोकसभा के कुछ विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे कार्यपालिका में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।